गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं मोशन इन ए प्लेन क्लास 11 फिजिक्स का मान लो पहला ऐसा टॉपिक है या चैप्टर है जिससे बोला जा सकता है कि यू आर इन क्लास 11 सिलेबस। इसके पहले भी जो 2-3 चैप्टर पढ़ाई हुआ है उसका वीडियो ऑलरेडी है। अगर आप लोग ने को कोई कुछ प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। डी फिजिक्स के चैप्टर का नेम टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में मोशन इन ए प्लेन में हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट वेक्टर्स। तो ये वेक्टर को क्यों अलग से चैप्टर बनाया गया? ये वेक्टर को अलग चैप्टर बनाने की वजह ये है, आगे जाके जो भी कुछ पढ़ोगे दैट्स मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दिस चैप्टर। इसका कॉन्सेप्ट आगे जाके काम आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्वांटिटी है, आप लोगों को पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? द डिफरेंस बिटवीन देम इज a scalar is having only a magnitude, only value is important. Okay, but vector along with the magnitude it should have another thing. What is it? Direction. So in a simpler manner, if we want to discuss it, suppose you want 90% result in 11th exam. So that 90% result is the magnitude, and it doesn't matter how you go or how you are carrying. आप लोग एग्जाम हॉल में चीटिंग कर रहे हो या क्या तो मेहनत करके पढ़ रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपको ऊपर 90% ये है। लेकिन आप लोग जैसे ही 12th में जाओगे उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे वहाँ पे आपका नॉलेज का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब आप चोरी करके नंबर लाए हो या आगे वाले को कॉपी करके लाए हो या खुद पढ़ के लाए हो, वो मैटर करेगा। तो इन दैट टाइम आप कैसे पढ़े हो वो मैटर करेगा। सपोज आप लोग ये घर है, आप ये स्कूल है, अब ये घर से स्कूल ये है, तो आप इस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गोइंग टू योर स्कूल, इट इज योर होम, इट इज योर स्कूल। सो अगर आप यही डिस्टेंस इधर उधर कवर करने जाओ, थोड़ा मेला घूम गए, क्या होगा? कुछ पढ़ाई जिस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट मतलब आप लोग पहुंचोगे उस टाइम में स्कूल छुट्टी हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई डायरेक्शन शुड बी नीडेड। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जो वेक्टर है, बहुत सारे क्वांटिटीज है जो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे स्केलर क्वांटिटी में आप लोग बोल सकते हो, जैसे आपका मास हो गया, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। आपका ये हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो लेकिन जब हम लोग स्केलर में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर में। वेक्टर में वेलोसिटी हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, कौन सी दिशा में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो नाउ हम लोग ये करेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई एक वैल्यू और उसके ऊपर डायरेक्शन। सो दिस इज द बुक में आप लोग देखोगे ऐसे एरो नहीं है, ये थोड़ा बोल्ड लेटर में दिया हुआ है। तो जहां जहां ऐसे बोल्ड लेटर में दिया हुआ है दैट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? तो बुक में ऐसे दिया हुआ है। आप लोग बोल सकते हो सर आपको यहाँ पे तो एरो दे रहे हैं, बुक में तो एरो नहीं है, तो क्या होगा ना? बुक में एरो नहीं देता है, बुक में इसे बोल्ड लेटर में लिखता है। तो ये वेक्टर का ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। आपको कोई भी वेक्टर हो तो उसको आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। मतलब वेक्टर कितने टाइप का होता है या फिर कुछ अलग से अलग किस्म का टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये
पढ़ने वाले हैं कि इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो ये वेक्टर है और बी एक वेक्टर है। अगर ये इक्वल दे मतलब ए और बी वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है, इसका डायरेक्शन भी सेम है, मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे कभी बोला गया कि एक कार जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ दिशा इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक शॉर्ट टर्न लिया दाईं ओर, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट, दाईं ओर लिया। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। तो सर इसका कोई वेलोसिटी का मतलब ये जो ये वेक्टर मान लो ये इसको ये वेक्टर बोल देते हैं, इसको बी वेक्टर बोल देते हैं। मतलब ये वेक्टर का वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकंड है, बी वेक्टर का वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये दोनों का सेम है? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है अलग है। डायरेक्शन अगर अलग है तो वो इक्वल नहीं, अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ने वाले हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। चलो, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो ये पैरेलल एंटी पैरेलल क्या है आप लोग जानते हो। अगर ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर का ऐसा कोई हुआ तो बी वेक्टर हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे कभी भी आगे मिला पीछे मिला बढ़ा मिलेगा नहीं कभी। तो ये दोनों वेक्टर क्या है? आपस में पैरेलल। अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में भी है तब भी ये पैरेलल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटी पैरेलल। अगर इंटरसेक्ट करे तो कहीं पे ऐसा ये वेक्टर बी वेक्टर, तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करे या कोई एक पॉइंट पे मीट करे तो वो कोई भी किसी भी हालत में वो पैरेलल नहीं, तो उसको बोला जाता है एंटी पैरेलल। ओके, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। सर को अलग से क्यों पढ़े? वो मतलब है एक साथ एक ही लाइन में है। तो अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो यहाँ पे ए और बी दोनों देखो एक ही लाइन में है, देन दिस इज दे आर कोलिनियर वेक्टर। तो एक कोलिनियर वेक्टर्स के बीच एंगल अगर मापा जाए, कोई भी एंगल होगा तो वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स के बीच एंगल जो है 0 डिग्री होता है। अगर मान लो यही चीज ऐसा हुआ और एक चीज ऐसा हुआ, तो ये एक ही लाइन में है लेकिन एंगल जो है इसके बीच 180 डिग्री, नॉट 0 डिग्री। तो यही होता। नेक्स्ट दूसरा नेक्स्ट है कोप्लानर वेक्टर। तो कोप्लानर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में हो, तो एक ही प्लेन में हो ऐसा दो वेक्टर। मान लो एक वेक्टर है, कोई डायरेक्शन नहीं कर रहा है, तो ये एक वेक्टर है, कोई एक डायरेक्शन नहीं कर रहा, तो ये दोनों कोप्लानर है। हाँ है, क्यों ना? ये वाला प्लेन में है, मान लो ऐसा है, ये वाला भी कोप्लानर है। हाँ है, ये प्लेन में है, ये पेपर के प्लेन में है, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है। अगर ऐसा दे दिया तो ये इसके ऊपर ऐसे कॉपी रख दो तो वो वाला प्लेन में है। तो कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होता है, कोई भी दो वेक्टर। सर दो वेक्टर ने तीन वेक्टर अगर लगा दिए तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं? तो मान लो ये 3 वेक्टर
वेक्टर 1 2 3, तो तीनों का तीनों कोप्लानर हो सकता है। गिर गया, चलो तो ये तीनों का तीनों बोर्ड में, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। क्यों? अगर कोई एक ऐसा रहा तो ये दोनों कोप्लानर है, लेकिन ये वाला ये प्लेन में है नहीं है, बाहर की तरफ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन वेक्टर हमेशा कोप्लानर है, लेकिन दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होता है, एक ही प्लेन में रहता है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर के मतलब है एक ही एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। मान लो ये एक फोर्स है F1 है, ये एक फोर्स है F1 है, F2 है, ये एक फोर्स है F3 है, तो ये जो है कॉन्करेंट वेक्टर्स। मान लो एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट में कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा है F1, कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा है F2, तो सब एक ही पॉइंट में अप्लाई कर रहा है F3, तो दे आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, तो कॉन्करेंट वेक्टर के बाद हम लोग ये करेंगे कि दो चीज और, जीरो वेक्टर। कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है जीरो, बट डायरेक्शन विथ सम डायरेक्शन, और इसीलिए इसका डायरेक्शन कहीं भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी, इसीलिए इसको जीरो वेक्टर। ठीक है, मान लो v1 माइनस v2 ऐसा कुछ है, तो ये v1 का वैल्यू मान लो 2 मीटर पर सेकंड रफली, हालांकि ऐसे नहीं किया जा सकता है, इसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। जैसे भाई यहाँ पे जीरो है, नहीं जीरो है, लेकिन जीरो वेक्टर है भाई। कोई भी डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम ना हो तो हम लोग उसका प्लस माइनस ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, और वैसे भी ऐसे डायरेक्शन डायरेक्ट माइनस भी नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोला जाता है लगभग नल वेक्टर को उल्टा। तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब उसका वैल्यू जो है 1, और डायरेक्शन कोई भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर में क्या था? कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर 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 इधर, दैट इज, इसको बोला जाता है आर्बिट्ररी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर के लिए आर्बिट्ररी डायरेक्शन, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के तरफ में कोई यूनिट वेक्टर ले ले तो उसको ऐसे, यूनिट वेक्टर को ऐसे ऊपर में कैप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वाई में करेंगे तो वाई कैप, जेड में करेंगे, कोई भी एक प्लेन है जेड में करेंगे तो जेड कैप। हालांकि आप लोग बाद में पढ़ोगे तो ये एक्स कैप वाई कैप ये की जगह एक्स एक्सिस बराबर जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसको आई स्मॉल आई कैप से इंक्रीमेंट किया जाता है। वाई एक्सिस बराबर जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो स्मॉल जे कैप की तरह ये किया जाता है, और जेड एक्सिस बराबर जो लिया जाता है वो के कैप इस्तेमाल कर किया जाता है। ठीक है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस बराबर कोई एक वेक्टर का वैल्यू है 3 मीटर, तो यहाँ पे आगे 3 ये होगा उसका डायरेक्शन, दैट मींस एक्स एक्सिस बराबर उसका वैल्यू 3 है, प्लस मान लो उसका जेड एक्सिस बराबर 4 है, वाई एक्सिस बराबर -5 है, कुछ भी हो तो दिस विल बी द इंप्लीमेंटेशन। कोई भी एक वेक्टर, मान लो ये वेक्टर का ऐसा, मतलब एक वेक्टर का एक्स एक्सिस बराबर उसका 3 वैल्यू है, वाई एक्सिस बराबर 4 है,
ये बराबर 5। मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है हवा में, मान लो ये कॉर्नर है, ऐसे कॉर्नर, तो ऐसे 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 कॉर्नर है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो यहाँ से ये दूरी में, यहाँ से ये दूरी में, यहाँ से ये दूरी में है। 3 एक्सिस, 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर आगे आएगा जब इसका एडिशन वगैरह पढ़ाएंगे तो जरूर आएगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो भी आएगा। तो उतना तक वहां से पहले कुछ और ये किया जाता है, जो पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट। तो पैरेलल शिफ्ट क्या है? मान लो एक वेक्टर ऐसा है, तो इसको अगर पैरेलली कोई भी ले लीजिए, किसी को थोड़ा सा हटा के, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है, बराबर होता है, कोई अलग नहीं, बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर होता है। तो मान लो कुछ नहीं, यहाँ पे एक वेक्टर और यहाँ पे एक वेक्टर, हम अगर चाहे तो इसका ऑपोजिट में इसको इसका पैरेलल में ये हम यहाँ ले सकते हैं, वैल्यू एक ही है, इसका पैरेलल, या फिर इसका पैरेलल में हम इसको यहाँ ले सकते हैं, वैल्यू एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसको बोला जाता है पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। तो हो गया। नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच एंगल। तो दो वेक्टर के बीच एंगल, मान लो ये वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो ये हमेशा ये जो बीच वाला है ये इसका एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगर मान लो भाई ये वाला इधर नहीं, ये वाला है इधर, तब ये वाला होगा एंगल। ठीक है, समझ में आया? अच्छा ठीक है, सब ठीक है। मान लो ऐसा है और ऐसा है, ये वाला मान लो 60 डिग्री, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर? ए एंड बी वेक्टर के बीच एंगल क्या है? 60 डिग्री। एकदम गलत। क्यों? हमेशा हम लोगों को या तो हेड टू हेड देखना है, नहीं तो टेल टू टेल एंगल नापना। तो यहाँ पे देखो हेड टू हेड है क्या? एक का टेल है, दूसरे का हेड है, तो या तो इसको ऐसे बढ़ाओ आगे, ठीक है, आगे बढ़ाओगे तो ये आपका हो जाएगा, ये बढ़ा दिया तो यही आपका कोलिनियर हो गया, तो ये आपका बी वेक्टर हो गया, और ये जो है सब है ये है 120। अब ये और बी का वेक्टर का बीच का एंगल जो है 120 है, 60 नहीं है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हेड टू हेड या तो टेल टू टेल लेंगे, ऐसा अगर होगा तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ऐसे आगे बढ़ा लेंगे तो हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया। चलो अब वेक्टर का ये हो गया, तो जो कुछ वेक्टर का ये करते हैं, लॉज के बारे में, मतलब एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वेक्टर एडिशन के लिए, इट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है अगर सेम क्रम में लिया गया दो वेक्टर, मतलब ऐसा एक है और ऐसा एक है, एक ही क्रम में लिया गया, ठीक है, दो वेक्टर, अगर एक ट्रायंगल का दो साइड हुआ तो उल्टा क्रम में
लिया गया तीसरा वाला, ये इस क्रम में लिया गया था, तो उल्टा क्रम, मतलब ये वाला ऐसे नहीं, उसका उल्टा, देखो उल्टा क्रम में लिया गया तीसरा साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू। मतलब मान लो ये अगर ये वेक्टर हुआ, ये अगर बी वेक्टर हुआ, तो ये अगर सी वेक्टर हुआ, तो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिंपल, ठीक है। इसको थोड़ा टेढ़ा नहीं करते हैं कि ये चलो ऐसा है कि एक ही क्रम में लिया गया है, तो पहले का टेल से दूसरे का हेड, टेल टू हेड। अब मगर ऐसे करेंगे तो एक ही क्रम में हो जाएगा, इसलिए ऐसे करेंगे, हो गया। ऐसे करेंगे तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। इसको जो ये जो ऐड करके जो मिलता है, इसको बोला जाता है रिजल्टेंट। इसका नाम क्या है, जो आंसर आएगा उसको बोला जाता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर शुड बी द थर्ड। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ हुआ। तो ये ट्रायंगल लॉ में हमको ये ऐसा, तो ठीक है। चलो अब हम लोग यहां से कुछ और करते हैं। मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर, एक वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे उल्टा क्रम में, तो मिलेगा इसका रिजल्टेंट, मान लो आर ले सकते हैं। तो हम लोगों को यहां से मिलता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका ये आर एक वेक्टर है, तो आर एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी का क्या रहता है, एक मैग्नीट्यूड रहता है, एक डायरेक्शन रहता है। तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होगा, अगर ऐसा है तो मॉड्यूलस ऑफ आर। मॉड्यूलस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्लस ही लेना है, कोई माइनस वगैरह नहीं, इसीलिए मॉड्यूलस, और कुछ नहीं, बस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी मॉड्यूलस, ये भी मॉड्यूलस, मतलब ओनली प्लस ही काउंटेबल। 2 इंटू ए का वैल्यू इंटू बी पॉजिटिव। ये वाला ये मॉड्यूलस हटा के हम अगर सिंपली लिखेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल ए, ठीक है, थीटा इज द एंगल। तो ये आपका हो गया। चलो थीटा ये एंगल है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? यस, दिक्कत। Theta is not the angle between R and A. Theta is the angle between A and B. ठीक है, तो ये आपका R का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट R का तो डायरेक्शन भी रहेगा, तो R किस तरफ है, तो या तो हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, नहीं तो ये वाला वैल्यू चाहिए, कोई भी एक वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी हमको थीटा पता है। अब ये दोनों में से कोई एक एंगल अगर पता चल जाएगा हमको, तो हम आराम से आर कौन सी डायरेक्शन में है मतलब बता सकते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कहाँ है हम बता सकते हैं। तो वैल्यू तो मिल गया, डायरेक्शन कैसे मिलेगा, डायरेक्शन मिलने का एक फॉर्मूला है, तो प्रूव कर देते हैं। मान लो ये आर है वैल्यू, ये ए है वैल्यू, ये बी है वैल्यू, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है मान लो अल्फा, हमको ये अल्फा चाहिए, ठीक है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो फिर हम लोगों को इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर हमको चाहिए, तो मान लो ये O,
एम, एम है, ये कोई भी एक पी है। तो यहां से हम लोग देखते ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ये आपका क्या बोलते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया। अब इसीलिए हम अगर इसका ये लगा है कि मान लो ये अगर ऐसा हो, तो ये वाला थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, गलती से कर लिया। अरे भाई ये वाला एंगल पी थीटा है, बताओ। बताए थे एंगल ऑफ द वेक्टर कहाँ लेना है, कहाँ लेना है एंगल ऑफ द वेक्टर। ऐसे अगर लेंगे वेक्टर तो इसको हमको आगे की तरफ बढ़ाना है, फिर ये है थीटा। ऐसे अगर करेंगे तो ये थीटा नहीं है। जब एंगल ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे तो वही यही बोल रहे थे, गड़बड़ का हो गया। तो ये अगर ऐसा है तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि ये वाला बी है, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओ एन बाई बी हाइपोटेन्यूज। तो ओ एन का वैल्यू क्या होता है, बी साइन थीटा। तो ये वाला पार्ट का वैल्यू हो गया बी साइन थीटा। तो ऐसे ही कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, एम एन बाई बी। तो यहां से एम एन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक टोटल का वैल्यू ये बी कॉस थीटा है, ये ए है। तो टोटल का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। अब ये एंगल का tan अल्फा, tan अल्फा हम लोग लिख सकते हैं ओ एन बाई पी एन, ओ एन परपेंडिकुलर बाई बेस बाई पी एन। अब ओ एन का वैल्यू मेरा मिला है बी साइन थीटा और पी एन का वैल्यू मिला है हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा। So that is the formula, tan alpha equal to b sin theta by a plus b cos theta. This is the direction for of the resultant vector. तो हमें आया, कोई दिक्कत? सिंपल ज्योमेट्री है, ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। इमेज वेक्टर हुआ, जियोमेट्रिक वेक्टर हुआ, अर्बन ऑर्डिनल वेक्टर हुआ, कोप्लानर वेक्टर हुआ, कोलिनियर वेक्टर्स हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर ये। और एक इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में जाने हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ, तो वो उसके बारे में जाने हैं। और वहां से उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू के बारे में जाने हैं। वैल्यू क्या है, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे cos थीटा जो cos थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b का बीच एंगल है, ठीक है। और r का ये है, r का वैल्यू मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा tan ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या है, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। यही चीज अगर ये हम लोग ये वाला एंगल लिए हैं, ये वाला एंगल अल्फा माने हैं, अगर ये बी वेक्टर के साथ जो एंगल है उसको अगर अल्फा मानते तो क्या होगा सर, ये वेक्टर या बी वेक्टर, आप ये वेक्टर के साथ एंगल आप अल्फा लिए हैं, तो इसको अल्फा ना मान के हम लोग ये अगर अल्फा मानते तो क्या होगा, तब ज्यादा कुछ नहीं, tan अल्फा के वैल्यू ये होता है, ये जहां जहां ए है वहां पे बी हो जाता है, जहां जहां बी है वहां पे हो जाता है, ए की जगह बी की जगह है। तो a sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा, बस। तो उतना आपको याद रखने की जरूरी है नहीं, जिसके साथ है वो मतलब जिसके साथ ये एंगल लिए हैं वो नीचे रहेगा, मतलब ऊपर नहीं रहेगा, बस। देखो a के साथ एंगल था,
ऊपर बी साइन थीटा, बी के साथ अगर एंगल लिए हैं ऊपर ए साइन थीटा, बस इतना ही याद रखना काफी है। तो चलो अगले गेम में हम लोग एक और वीडियो में हम लोग एक और लॉ के बारे में जानेंगे, जैसे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। तो उसके बाद हम लोग वेक्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो टिल देन आई होप इट इज एन नीडफुल वीडियो फॉर यू। So if you like it, I hope you will comment, share and subscribe and hit the bell icon, and so that you can get the notification of upcoming videos. Thank you.